साथ नदी में गिर गया। एक आदमी को ढूंढना है। वेलकम बैक रॉकर्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी ये बहुत ही पॉपुलर है। इस सीरीज के लिए हमें कई रिक्वेस्ट मिले थे, इसलिए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सीरीज देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए तुरंत पहला एपिसोड देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में स्पेसशिप जैसी एक चीज धरती की ओर तेजी से आ रही होती है और रात के वक्त सीरीज का हीरो जिसका नाम फैंग है कार में जा रहा होता है। ये एफ ग्रुप नाम की एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। कार में एफएम न्यूज चल रही होती है जिसमें बताते हैं कि आउटर स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट धरती पर लैंड हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल्स नासा के पास भी नहीं है। कुछ ही देर में फैंग का असिस्टेंट उसको कॉल करके बताता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाइए। फिर फैंग एक सेकंड के लिए पीछे मुड़कर क्लाइमेट को चेक करता है, लेकिन अचानक कार का कंट्रोल खो देता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फैंग अपनी कार के साथ ब्रिज के नीचे एक झील के पास गिर जाता है और बहुत खून बहने की वजह से फैंग बेहोश हो जाता है। अब सीरीज की हीरोइन साक्षी को इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ देर पहले जो स्पेसशिप धरती पर लैंड हुआ था, साक्षी उसी में ट्रैवल कर रही थी। तो इस सीरीज की हीरोइन एक एलियन है। फैंग को घायल पड़ा हुआ देखकर साक्षी उसकी मदद करने आती है और फिर एलियन होने की वजह से उसके पास कई सुपर पावर्स भी होती हैं और वो उन पावर्स को यूज करके फैंग को ठीक करती है। जब वो फैंग के शरीर को टच करती है तो वो उसके हार्मोन्स को सेंस कर पाती है। इतना ही नहीं, वो पहली बार एक इंसान को देख रही होती है। फिर फैंग की फिजिक देखकर साक्षी उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और कुछ देर बाद अचानक फैंग की कार एक्सीडेंट के इंपैक्ट से ब्लास्ट हो जाती है। पर फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर वो खड़ी हो जाती है, पर वो बहुत देर तक उस ब्लास्ट को हैंडल नहीं कर पाती और ब्लास्ट के इंपैक्ट से साक्षी के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उसका खून ब्लू कलर का होता है। खून की एक बूंद फैंग के हाथ में गिरती है और एक क्रिस्टल बन जाता है। साक्षी ने गले में क्रिस्टल पहना होता है और ब्लास्ट की वजह से वो क्रिस्टल कहीं दूर गिर जाता है। फिर साक्षी की पावर इंपैक्ट से कमजोर हो जाती है और वो झील में गिर जाती है। अब इस घटना के 7 दिन बाद फैंग अपनी आंखें खोलता है। उसके कमरे में उसका पर्सनल डॉक्टर होता है। वो बताता है कि एक हफ्ते पहले आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, आज ही आपको होश आया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आपके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। क्या आपको एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है? फैंग डॉक्टर को बताता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद की कोई भी बात मुझको याद नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मेरे सीने में एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। डॉक्टर कहता है कि आप कुछ दिन आराम कीजिए, फिर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ साक्षी 7 दिन लेक में डूबी हुई थी और अब बाहर निकल रही होती है। पास में एक बुजुर्ग फिशिंग कर रहा होता है, तो साक्षी उसको स्कैन करके सारी डिटेल्स पता लगा लेती है। फिर वो बुजुर्ग को नाम से पुकारती है और कहती है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा स्पेसशिप मुझे गलती से यहाँ छोड़कर चला गया है। साक्षी के सर पर एक कछुआ भी बैठा होता है। उसकी अजीब बातें सुनकर बुजुर्ग बड़ा घबराकर वहां से भाग जाता है। फिर साक्षी बुजुर्ग की कुर्सी पर बैठकर सोचने लगती है कि मेरा स्पेसशिप यहाँ क्यों लैंड हुआ होगा और अब मैं अपने प्लेनेट वापस कैसे जाऊंगी। फिर वो अपने सर से कछुए को निकालकर फेंकने वाली होती है, लेकिन कछुआ कहता है कि अरे साक्षी, तुमने मुझको पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट टॉरी हूँ। और तब साक्षी रियलाइज करती है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि उसका असिस्टेंट टॉरी जो कि एक रोबोट है, वो भी उसके साथ यहाँ पर लैंड हुआ है। लेकिन धरती के एक कछुए ने टोरी को निकल लिया था। फिर टोरी ने अपनी नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके कछुए को अपने कंट्रोल में कर लिया। टोरी इतनी धीमी आवाज से बात करता है कि साक्षी के अलावा और कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। टोरी पूछता है कि हमको यहाँ लैंड हुए 7 दिन हो गए हैं और हमारा स्पेसशिप भी हमको छोड़कर जा चुका होगा, अब हम क्या करेंगे? साक्षी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने गले में स्पेसशिप को सिग्नल करने वाला डिवाइस पहन रखा है, उससे हम सिग्नल कर सकते हैं। ये कहकर वो अपने गले में पहना हुआ डॉलर चेक करती है, पर 7 दिन पहले कार ब्लास्ट में वो डिवाइस कहीं दूर उड़कर गिर गया था। क्रिस्टल की तरह दिखने वाले उस डिवाइस का नाम अननशिएटर होता है। अब टोरी पूछता है कि केयरलेस लड़की, क्या तुमने वो डिवाइस खो दिया? तब साक्षी को याद आता है कि उस दिन एक इंसान को बचाते वक्त वहां ब्लास्ट हुआ था और उसी के इंपैक्ट से मैं झील में गिर गई थी। कहीं मेरा अननशिएटर उस इंसान के पास तो नहीं है? उस दिन साक्षी ने जब फैंग को टच किया था तो वो उसके हार्मोन्स को फील करने लगी थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और इस वजह से उसे सिर्फ फैंग की बॉडी का स्ट्रक्चर याद था, लेकिन उसके चेहरे पर साक्षी का ध्यान ही नहीं गया। अब यहाँ फैंग अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तब उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि आपका ऑफिस जाना मुश्किल है क्योंकि आपकी कई एक्स गर्लफ्रेंड्स ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। उन लड़कियों ने मीडिया को भी बुला लिया है। अरे तुम डरो मत, इस सिचुएशन को मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहकर फैंग ऑफिस जाता है। वहाँ कई लड़कियां दुल्हन की ड्रेस में प्रोटेस्ट कर रही होती है। मीडिया भी उनके साथ मिलकर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि फैंग एक प्ले बॉय है, उसने कई लड़कियों के साथ शादी का वादा करके उनको धोखा दिया है, वगैरह वगैरह। फिर फैंग मीडिया से साफ साफ कह देता है कि ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें मीडिया का कोई काम नहीं है। फिर वो अंदर जाकर उन सारी लड़कियों को अंदर बुलाता है। वो सब रोती भी आती हैं, लेकिन फैंग कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, तुम सब बस मेरा पीछा छोड़ दो। ये सुनकर सब बहुत ही खुश हो जाती हैं और एक एक करके अपनी बड़ी लिस्ट बनाकर फैंग के असिस्टेंट को दे देती हैं। फैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनकी लिस्ट की सारी चीजें इनको दिलवा दो और इन्हें यहाँ से दफा करो। अब ये सब होने के बाद सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स बाहर जाकर मीडिया रिपोर्टर्स को डांटने लगती है कि ये हमारे और फैंग के बीच का मामला है, मीडिया वाले इस बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। अब रिपोर्टर्स इनकी बातों से बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि इन्हीं लड़कियों ने खुद मीडिया को बुलाया था और इस तरह मीडिया को उल्लू बनाकर लड़कियां वहां से चली जाती हैं। दरअसल ये लड़कियां फैंग की अजीब बीमारी का फायदा उठा रही हैं। उसने लाइफ में कई लड़कियों को डेट किया होता है, लेकिन उसे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। उसकी प्रॉब्लम यह है कि एक लड़की को डेट करने के बाद अगर वो बारिश में भीग जाता है तो वो उस लड़की को ही भूल जाता है और इस बात का फायदा उठाकर कई लड़कियां झूठी अफवाह फैलाती हैं कि फैंग ने मुझे भी डेट किया था, मुझे भी डेट किया था और अब मुझको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस तरह फैंग को ब्लैकमेल करके वो अपनी पूरी जरूरत की चीजें लेकर चली जाती हैं।
फैंग के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और उसे इन लड़कियों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर ये आपके हाथ में था, जो बिल्कुल एक ब्लू क्रिस्टल की तरह लगता है। क्या ये कोई जरूरी चीज है? फैंग कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, तुम इसे रिसर्च लैब में लेके जाओ और जल्द से जल्द पता लगाओ कि है क्या। यहाँ टॉरी साक्षी से सवाल पर सवाल कर रहा होता है। तुमने अनसेटर कहाँ मिस कर दिया? उसके बिना हम अपने स्पेसशिप को सिग्नल कैसे भेजेंगे कि हम धरती पर हैं? साक्षी बताती है कि इतनी टेंशन होने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरा अनसेटर उस इंसान के पास ही होगा। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं उसके हार्मोन सेंस कर सकती हूँ और मुझे उसका शरीर बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। ये कहकर वो फैंग का स्केच बनाकर दिखाती है और वो भी बिना सर के। पर साक्षी बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि उसके हार्मोन को सेंस करके वो इस इंसान को जरूर ढूंढ लेगी। अब साक्षी उन सारी जगहों पर ढूंढती है जहाँ कई इंसान होते हैं। वो एक बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और खूबसूरत सी ड्रेस को देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो सारी ड्रेसेस ट्राई करने लगती है। फिर अपनी मैजिक पावर यूज करके वो झट से कोई भी ड्रेस गायब कर देती है और उसको पहनकर खुद को निहारने लगती है। फिर वो एक वेडिंग ड्रेस को देखती है। टॉरी कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, धरती पर लड़कियां इसे अपनी शादी पर पहनती हैं। लगता है टॉरी के पास धरती के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। साक्षी पूछती है कि ये शादी किस खेत की मूली का नाम है, तो टॉरी कंफ्यूज होता है कि अब शादी का मतलब इसको कैसे समझाऊं। इतने में साक्षी दुल्हन की ड्रेस पहन लेती है और इस तरह साक्षी बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। लेकिन मॉल के गार्ड सोचते हैं कि वो ड्रेस चोरी करने के लिए आई है, इसलिए वो उसको चेस करने लगते हैं। फिर साक्षी बचकर बाहर आ जाती है और बाहर के ट्रैफिक की आवाजें सुनकर वो अपना सर ही पकड़ लेती है। फिर उसको फैंग की कार का ब्लास्ट याद आने लगता है और इस वजह से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। तब फैंग की कार तेजी से उस तरफ आती है और साक्षी को सड़क पर देखकर वो सडन ब्रेक मारता है। एक ही सेकंड में उसके आसपास के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और कार वगैरह भी सब कुछ स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। पर फैंग खुद फ्रीज नहीं हुआ है। वो सोचने लगता है कि मुझे तो सिर्फ एमनीजिया है, ये कौन सी नई बीमारी हो गई मुझे, सिर्फ मेरा टाइम फ्रीज क्यों हो गया है। तब वो नोटिस करता है कि साक्षी भी हिल रही होती है। जैसे वो गार्ड्स की नजरों से बचकर दूसरी ओर जाती है, सब नॉर्मली चलने फिरने लगता है। फैंग के अलावा और कोई नहीं जानता कि टाइम फ्रीज हुआ है और फैंग रियलाइज करता है कि टाइम फ्रीज के वक्त सिर्फ वो और साक्षी हिल पाए थे। फिर कुछ देर बाद फैंग अपने घर पर पहुंचता है। वो अपने पर्सनल डॉक्टर को अपने चारों ओर हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और मेरा एमनीजिया कौन से स्टेज पर है। पर डॉक्टर कहता है कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम इम्पॉसिबल है। आपको एक तरह का एमनीजिया जरूर है, लेकिन इस तरह टाइम फ्रीज होने की कोई चांसेस नहीं है। बहुत साल पहले आपकी माँ बारिश में भीगती भी मर गई थी और आपको आपकी माँ से बहुत ही लगाव था, इसलिए आप वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तभी आप बहुत स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड रहते हैं। लेकिन वक्त के जाते आपके माइंड ने आपको स्ट्रेस से बचाने का ये तरीका निकाला। बारिश में भीगने से पहले आप अगर किसी औरत से मिलते हैं तो बारिश में भीगने के बाद आप उस औरत को भूल जाते हैं, चाहे आप उस औरत के कितना भी क्लोज क्यों न रहे हो। फिर भी आपके माइंड में उसकी सारी मेमोरी मिट जाती है। आप जिस टाइम फ्रीज की बात कर रहे हैं वो भी शायद आपके माइंड का एक खेल है, जिससे वो शायद आपको किसी स्ट्रेस से बचाना चाहता है। अब रात हो चुकी है और साक्षी अब तक फैंग की तलाश कर रही है क्योंकि उसे अपना रनसेटर वापस चाहिए। तब वो एक क्लब को देखती है, वहाँ कई मेल मॉडल्स होते हैं। साक्षी को लगता है कि फैंग यही मिलेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी एक मॉडल की तरह था। क्लब में सब ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे होते हैं। टॉरी साक्षी को एडवाइस करता रहता है कि देखो ये बहुत ही डेंजरस जगह है, ऊपर से ये लोग अल्कोहल पी रहे हैं, एलियंस के लिए ये बहुत ही खतरनाक ड्रग माना जाता है और तुम उनके हार्मोन को सेंस करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस चीज है। लेकिन साक्षी एडवाइस सुनने के मूड में नहीं होती और हर मॉडल के पास जाकर उनके हार्मोन्स को सेंस करती है, लेकिन उनमें से कोई भी फैंग नहीं होता। फिर टॉरी की बात अनसुनी करके वो 2 पैक ड्रिंक कर लेती है और वो बिल्कुल नशे में हो जाती है और तब कुछ आदमी टॉरी पर श्राप डाल देते हैं। इसकी वजह से टॉरी के सर्किट्स में पानी चला जाता है और उसको शॉक लगता है। पर इतने में सारे आदमी वहां से भाग जाते हैं और साक्षी चिल्लाती है कि मेरे टॉरी पर श्राप किसने डाली। इसी बीच वहां पर एक आदमी गिटार बजाने लगता है। साक्षी को बहुत ही पसंद आता है और उसको शक होता है कि यही वो आदमी है जिसे उसने बचाया था। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस सीरीज का एपिसोड 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगला एपिसोड के साथ, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।